आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होंगे। मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भारतीय शस्त्र अधिनियम। लॉर्ड लिटन के समय में आता है। हम लोग जानते हैं कि कहा भी जाता है कि लॉर्ड लिटन की नीतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम किया। तो इसी संदर्भ में हम लोग जो है आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 इसके ऊपर आज हम लोगों का विषय है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम बात करें, लॉर्ड लिटन साहब आएंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे, तो हम लोगों का टॉपिक है भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम एटीन 1878। और ये जो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 आएगा, ये किसके समय में आएगा? जिसको इंडियन आर्म्स एक्ट भी कहा जाता है, लिटन के समय में। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। और ये जो कहीं ना कहीं एक्ट है वो लॉर्ड लिटन के समय में आता है। 1876 से लेकर 1880 तक हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल रहा। और कहते हैं कि इस लॉर्ड लिटन की नीतियों ने, लॉर्ड लिटन की नीतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम किया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उत्प्रेरक का काम किया, राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम किया। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं इस अधिनियम को लाने के पीछे क्या काम जरूरत है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो थोड़ा सा अगर देखें तो इस एक्ट को लाने के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो पहली बात अगर करते हैं तो ये लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। सबसे बड़ी बात है कि लॉर्ड लिटन भारतीयों से एक प्रकार से बहुत बड़ा भेदभाव करता है, तो उसकी दमनकारी नीति कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी अगर बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट अगर करते हैं तो भारत में अब क्रांतिकारी घटनाएं कुछ शुरू होती हैं। और जब क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं, कुछ उग्र आंदोलन, इस समय जैसा कि हम लोगों ने पहले भी अगर देखा था तो सन्यासी विद्रोह के रूप में हमने देखा। ये आंदोलन एक तरह से हिंसक हो चुका था। कहीं ना कहीं आदिवासी आंदोलन भी हम लोगों ने देखे थे, आदिवासी आंदोलन भी देखा था। तो ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इन लोगों के पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं शस्त्र पहुंच रहा है। अगर मैं इस घटनाक्रम को देखूं तो इसी के आसपास वासुदेव बलवंत फड़के, एक प्रकार से रामोसी कृषक जत्था, यानी रामोसी मूवमेंट को भी बात अगर यहां पर कहें तो वो भी एक तरह से रामोसी कृषक जत्था, यानी एक तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो आदिवासी मूवमेंट हो, चाहे कृषक मूवमेंट हो, ये सब कहीं ना कहीं एक प्रकार से हिंसक मूवमेंट होते जा रहे थे।
तो इस अंग्रेज को लगा, लिटन को लगा कि इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो जब लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इन लोगों तक, यानी कि इन क्रांतिकारी लोगों तक शस्त्र ना पहुंचे। यानी एक प्रकार से अभी तक जब लाइसेंस नहीं था तो शस्त्र आसानी से कहीं न कहीं भारतीयों को उपलब्ध हो रहा था, भारतीय एक हिंसक मूवमेंट भी कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों तक शस्त्र नहीं पहुंचे, या यूं कह सकते हैं भारतीयों को जब हम शस्त्र विहीन कर देंगे तो एक प्रकार से जो है, जो एक प्रकार से शस्त्र के माध्यम से हिंसक आंदोलन कर रहे थे उन तक शस्त्र जब नहीं पहुंच पाएगा तो ये आंदोलन अपने आप कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगे, अपने आप रुक जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि शस्त्र रखना उस समय मजबूरी भी थी, क्योंकि भारतीयों को शस्त्रों की आवश्यकता अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, शस्त्रों की आवश्यकता निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, कृषि की सुरक्षा के लिए, डकैतों के भय से। तो एक प्रकार से अगर भारतीय देखा जाए तो भारतीय जो इस समय शस्त्र रख रहे हैं, भारतीय जो शस्त्र रख रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, तो उसके पीछे कई कारण भी थे। जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीयों के शस्त्र रखने के पीछे अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा भी थी, तो निजी संपत्ति की सुरक्षा भी इस प्रकार से है। इसी प्रकार से जो है चोर, जो डकैत लोग हुआ करते थे, उनसे भी सुरक्षा करने के लिए एक तरह से कहीं न कहीं भारतीय लोग शस्त्र रखा करते थे। कृषि की सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए, तो एक प्रकार से जो है कृषि की सुरक्षा के लिए भी रखा करते थे, जंगली जानवरों के भय से, जंगली जानवरों के भय से। लेकिन एक प्रकार से लिटन को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, यानी आपकी सुरक्षा से लिटन को किसी भी प्रकार का मतलब नहीं था। उसको यही लग रहा था कि ये जो भारतीय लोग हैं वो क्रांतिकारी विचारकों को, क्रांतिकारी जो विचारधारा के लोग थे उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से बड़ी आसानी से शस्त्र उपलब्ध करा देते थे। इसीलिए उसने सोचा कि इनको समाप्त करने के लिए जब तक मैं इन लोगों को शस्त्र विहीन नहीं करूंगा तब तक काम बनेगा नहीं। एक प्रकार से भारतीयों की जो सुरक्षा थी उसकी तरफ लिटन ने बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया, और अंततः लिटन ने इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए 14 मार्च 1878 को भारतीय आर्म्स एक्ट 11 के द्वारा एक तरीके से जो है ये एक्ट ले आया। तो हम कहते हैं कि लिटन ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया, और अंततः लिटन 1878 में इस प्रकार से भारतीय शस्त्र अधिनियम इस तरह से लेकर आते हैं। और भारतीय शस्त्र अधिनियम जब ये लेकर आए, यानी कि लिटन 1878 में एक तरह से शस्त्र एक्ट लेकर आते हैं, तो ये जो है ध्यान रखिएगा 14 मार्च 1878 की ये इंडियन आर्म्स एक्ट है, इंडियन आर्म्स एक्ट यानी 14 मार्च 1878 को इंडियन आर्म्स एक्ट आता है। इस अधिनियम के द्वारा, इस इंडियन आर्म्स एक्ट की बात अगर करते हैं तो कुल मिला के 11वें अधिनियम के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कहीं कहीं पूछा जा सकता है, तो ये 11वें अधिनियम 1878 के 11वें अधिनियम के द्वारा ये इंडियन आर्म्स एक्ट कहीं न कहीं लिटन के द्वारा लाया गया, और इस तरीके से जो है इसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली से पारित करा दिया गया। क्योंकि मैंने कहा कि उस समय केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है कोई बहुत बड़े लोग, भारत के लोग उसमें नहीं हैं, सब अंग्रेजी हैं, या कुछ लोग एक दो हैं भी तो एक प्रकार से अंग्रेज माइंडेड हैं। तो इस तरीके से इस एक्ट को 14 मार्च 1878 को भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली से पारित करा दिया जाता है। तो इस तरीके से इसको पारित करा दिया गया, मैं ये कहना चाहता हूं। तो इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से पारित करा दिया गया। ठीक है साहब, इंडियन आर्म्स एक्ट आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
इस अधिनियम के द्वारा प्रोविजन क्या है? इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार के शस्त्र रखने, खरीदने अथवा उसके व्यापार करने के लिए दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। यानी इस अधिनियम जो आता है, इस अधिनियम में प्रोविजन क्या है? अगर प्रावधान की बात करते हैं तो इस अधिनियम में इस प्रावधान की बात करें तो पहला बात है कि किसी भी इस अधिनियम में जो प्रावधान है कि भारतीयों को बिना लाइसेंस लिए यानी भारतीयों को बिना लाइसेंस लिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरीके से किसी भी प्रकार से शस्त्र रखने, खरीदने अथवा उसके व्यापार करने, यानी बिना लाइसेंस लिए, भारतीयों को बिना लाइसेंस लिए शस्त्र रखने इस प्रकार से ध्यान रखना, उसका शस्त्र रखना है, खरीदने या व्यापार करने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। दंडनीय अपराध, तो इस तरीके से ये दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी भारतीयों के लिए। शब्द ध्यान रख लेना, किसके लिए? भारतीयों के लिए। भारतीयों को कुल मिला के दंडनीय अपराध घोषित कर दे रहे हो महाराज आप, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इसका प्रोविजन में पहला प्रोविजन ध्यान रखिएगा, इस कानून को तोड़ने वाले को 3 वर्ष की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों, इस प्रकार से ध्यान रखना। यानी एक प्रकार से देखा जाए इस कानून को, यानी इंडियन आर्म्स एक्ट को, इस कानून को तोड़ने वाले को 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों दिया जा सकता था। यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, यानी इस कानून को जो भी उल्लंघन करेगा, जो भी बिना लाइसेंस के शस्त्र का काम करेगा, उसको 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है, जुर्माना लग सकता है, या दोनों ही प्रोविजन रखे गए। एक तो पहली चीज। दूसरा, इसको छिपाने की कोशिश करने वाले को, यानी कि जिसने मान के चलिए एक तो उल्लंघन कर दिया, दूसरा इसको छिपाने की कोशिश करने वाले पर, यानी जिसने शस्त्र बिना लाइसेंस के कर लिया है और छिपा रखा है, यानी इसको छिपाने की कोशिश करने वाले पर, यानी यहां पर दूसरी बात कर लेते हैं, तीसरा, इसको छिपाने यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, शस्त्र की बात कर रहा है तो इस तरीके से आपने चोरी दुप के व्यापार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, रख रहे हैं, तो इसको छिपाने की कोशिश करने वालों पर, इसको छिपाने की कोशिश करने वालों पर अधिकतम 7 वर्ष, यानी यहां पर 3 वर्ष है, कानून तोड़ते हो, लेकिन जो छिपा रहे हैं उनको 7 वर्ष अथवा जुर्माना अथवा दोनों की सजा देने का प्रावधान था। 7 वर्ष अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान, यानी एक प्रकार से कुल मिला के कहीं ना कहीं प्रावधान दंडनीय, यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं कि कानून जो तोड़ेगा उसको 3 वर्ष, और जो इसको कुल मिला के कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश करेगा उसको 7 वर्ष और जुर्माना, दोनों का दंडनीय अपराध कहीं ना कहीं देने की प्रावधान था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से जो है थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन दोनों ही बातों में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है आपको दंडनीय अपराध मानते हुए, दंडनीय अपराध दोनों ही केसेस में इस प्रकार से देखें तो दंडनीय अपराध मानते हुए इस तरीके से सजा का प्रावधान है। किसका प्रावधान है सर? तो सजा का प्रावधान है। इस प्रकार की चीजें आपसे बिल्कुल इंडियन आर्म्स एक्ट एक प्रकार से पूछा जा सकता है। लेकिन यह कानून अंग्रेजों, एंग्लो इंडियंस
और कुछ विशेष प्रकार के सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता था। ये इस कानून का भेदभाव वाला स्वरूप है। लिटन हमेशा भेदभाव कर रहा है, भारतीयों का आईसीएस की परीक्षा में आयु सीमा कम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भेदभाव का जो चक्रव्यूह, इसको देखते जाइएगा कि इस कानून के दायरे में ना तो अंग्रेज आ रहे हैं, ना एंग्लो इंडियंस आ रहे हैं, और ना ही कुछ विशेष प्रकार के सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं। यानी इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि यह कानून अंग्रेज प्लस एंग्लो इंडियंस और कुछ विशेष प्रकार के सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता था, और कुछ विशेष प्रकार के सरकारी कर्मचारी का मतलब है जो बड़े बड़े पदों पर कहीं के अंग्रेज लोग हैं, सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता था। ये भी कहीं ना कहीं लागू नहीं होता था, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता था। तो इस तरीके से यहां पर यह भेदभाव का मूल मंत्र है, जिसके कारण से भारत के लोगों में एक असंतोष पैदा होता है, और इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन देखिए तीव्र होता जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इसका जो ड्रॉबैक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस जो भेदभाव की नीति थी, इससे भारतीयों में असंतोष हुआ, और इस प्रकार से देखा जाए, इस कानून से भारतीयों में व्यापक असंतोष है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस समय अगर बात करते हैं तो इस कानून में व्यापक असंतोष हुआ, और मैंने अभी कहा कि जो भारतीय वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो जो कहीं की समाचार पत्र निकाल रहा है, उन समाचार पत्रों ने, इस प्रकार से देखा जाए, भारतीय समाचार पत्रों ने इस अधिनियम की इस प्रकार से जो है कटु आलोचना की। तो कटु आलोचना कुलना के कहीं की भारतीय समाचार पत्र थे, इस अधिनियम की बड़ी कटु आलोचना करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। इस समय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब का बहुत बड़ा रोल है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वो 1876 में कर चुके हैं। आप ध्यान रख लेना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो 1876 में एक तरह से कलकत्ता में इस प्रकार से देखें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर चुके हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर इस एक्ट का विरोध किया। तो इस एक्ट का जो विरोध हो रहा है, उसके पीछे यही है कि भाई लाइसेंसिंग एक्ट बुरा नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए लेकर आइए, आप हर तुलना के अंग्रेज, एंग्लो इंडियन सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने अभी कहा कि इस एक्ट का उद्देश्य ना तो आर्थिक था, ना ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। इस एक्ट का मूल उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को या सरकार को, भारतीयों को अब अविश्वसनीय मानने लगी थी और उन्हें शस्त्र विहीन करना चाहती थी। यानी मैंने अभी कहा, अगर देखा जाए तो इस एक्ट का उद्देश्य अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस एक्ट का उद्देश्य अगर देखें तो कहीं आर्थिक भी नहीं दिख रहा है, ना तो आर्थिक है। इस एक्ट का उद्देश्य ना ही आर्थिक है, यानी किसी भी दृष्टि से ये आर्थिक नहीं दिख रहा है कि इनको आर्थिक फायदा मिलना चाह रहा है इस प्रकार से जो है, और ना ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। बस ये चाहता है लिटन की एक प्रकार से जो है भारत के लोगों के हाथ में, जो क्रांतिकारी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, उनके हाथों में शस्त्र नहीं पहुंचना चाहिए। इसका किसी भी प्रकार से कहीं न कहीं मैं कह सकता हूं भारतीयों का दमन करना उद्देश्य है। तो मैंने अभी कहा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य आर्थिक है, और ना ही कुलना के कहीं की सुरक्षा का व्यवस्था है, सुरक्षा से भी इसका लेना देना नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि किसी ना किसी तरह से अंग्रेज या भारत सरकार एक तरीके से भारतीयों को अविश्वसनीय मानने लगे थे और उनको वो शस्त्र विहीन करना चाहते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखें, सरकार अब
भारतीयों पर, यानी एक प्रकार से सरकार की पॉलिसी अलग रही थी कि अब भारतीयों को कुल मिला के कहने की विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो सरकार अब सरकार जो थी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीयों को अविश्वसनीय मानने लगी थी। सरकार भारतीयों को अविश्वसनीय मानने लगी थी, अविश्वसनीय मानने लगी थी, मैं ये कहना चाहता हूं, मानने लगी थी। और वह भारतीयों को शस्त्र विहीन करके एक तरह से देखा जाए, शस्त्र विहीन करके क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकना चाहती थी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरीके, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो युवा है, विशेष रूप से मैंने अभी कहा कि आदिवासी मूवमेंट हो रहे हैं, कृषक मूवमेंट हो रहे हैं, रामोसी कृषक जत्था बन गया है, तो सरकार को लगा कि इनको शस्त्र नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए सरकार एक तरह से भारतीयों को अविश्वसनीय मानती है और वह भारतीयों को शस्त्र विहीन करके क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकना चाहती है। इस मैंने अभी कहा, कहीं ना कहीं इन भेदभाव की नीतियों के कारण, क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने अभी कहा है कि एक प्रकार से जो है इन भेदभाव की नीतियों, क्योंकि अंग्रेज इसके दायरे में नहीं है, इन भेदभाव की नीतियों के कारण भारतीय जनमानस में एक असंतोष पैदा हुआ और इन्हीं नीतियों के कारण अंततः राष्ट्रीय आंदोलन अब थोड़ा सा तीव्र हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, इसी प्रकार से क्लास के साथ जुड़े रहिए और थोड़ा सा चैनल को दबाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।